अंग्रेज़ों ने मराठों से सत्ता कैसे हड़पी। एक ऐतिहासिक सत्य, एक रोमांच और एक दुख। ये कथा है भारत की उस ऐतिहासिक करवट की जब एक विदेशी व्यापार कंपनी धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी सत्ता बन गई। ये कहानी है मराठों की शौर्य गाथा की, जो हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुके थे। परंतु ये कहानी उनके पतन की भी है, अंग्रेज़ों के छल, राजनीति और युद्ध की बारीक चालों से हुई हार की। सन 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ा और इसी काल में मराठों का उदय हुआ। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने उत्तर भारत तक अपनी ताकत फैलाई। उनके घुड़सवार, उनकी तेज़ रणनीति और ज़मीनी पकड़ ने मराठों को भारत का असली अधिपति बना दिया। उधर बंगाल की ओर एक कंपनी सिर उठा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों में जीत के बाद कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की असली शासक बन गई। मराठों को ये बात खटकने लगी, पर शुरू में उन्होंने कंपनी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। पर कंपनी ने व्यापार की चादर ओढ़कर राजनीति का खेल चालू कर दिया था। पहले पहल अंग्रेज़ों और मराठों के बीच टकराव 1775 में हुआ, जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ा। इस युद्ध की जड़ें मराठा दरबार की गद्दी की लड़ाई में थी। रघुनाथराव राघोबा पेशवाई के लिए ब्रिटिशों से मदद मांग रहे थे। अंग्रेज़ों ने इसका लाभ उठाया और राघोबा को आगे करके मराठों पर चढ़ाई कर दी। परंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों ने ब्रिटिशों को कड़ी टक्कर दी। सालों तक युद्ध चला। अंततः सन 1782 में सालबाई की संधि हुई। अंग्रेज़ों को राघोबा से हाथ खींचना पड़ा, लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट हो गया, फूट डालो और राज करो। इसके बाद मराठों में अंदरूनी कला और दरबारी साजिशें बढ़ती गई। इसके पीछे भी अंग्रेज़ों का हाथ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, इसने मराठा ताकत को बड़ी चोट पहुंचाई। इस युद्ध का केंद्र बना बाजीराव द्वितीय, जो कमज़ोर नेतृत्वकर्ता साबित हुए। सिंधिया, होलकर, भोसले, ये सभी मराठा सरदार आपस में उलझे रहे। अंग्रेज़ों ने इन सबको अलग अलग लड़ाइयों में उलझाकर एक एक करके निपटाया। असाई की लड़ाई 1803 में सिंधिया पराजित हुए। हरगांव में भोसले हार गए। अंग्रेज़ों की फौजें अब दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। वो धीरे धीरे सत्ता का असली रूप लेने लगे थे। बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिशों से सुरक्षा मांगी और उन्हें बसेन की संधि 1802 में आत्मसमर्पण कर दिया। इस संधि से पेशवा ने ब्रिटिश सुरक्षा की कीमत पर अपना राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद तो मराठों की स्वतंत्र सत्ता औपचारिक ही रह गई। ब्रिटिश सेना अब मराठा भूमि पर खुलेआम घूमने लगी। पर होलकर और अन्य सरदारों ने अभी हार नहीं मानी थी, लेकिन वे संगठित भी नहीं थे और यही उनकी कमजोरी बन गई। कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने सहायक संधि का प्रयोग करके मराठा सरदारों को बांट दिया। ये संधि मराठों के लिए एक जाल थी जिसमें वो फंस गए। फिर आई अंतिम निर्णायक टक्कर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। ये युद्ध अंग्रेज़ों की योजना और कूटनीति का चरम था। अंग्रेज़ों ने एक के बाद एक कई मोर्चों पर हमले किए। पेशवा बाजीराव द्वितीय फिर बगावत पर उतरे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने पुणे से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु हार गए। 1818 में पुणे पर ब्रिटिश कब्जा हो गया। सतारा की गद्दी हटा दी गई और पेशवाशाही समाप्त हो गई। बाजीराव द्वितीय को पकड़कर उत्तर भारत में बनारस भेज दिया गया। कंपनी ने उन्हें पेंशन देकर एक प्रकार से नज़रबंद कर दिया। लेकिन ये केवल पेशवा की हार नहीं थी, यह मराठा साम्राज्य के अंत की घोषणा थी। होलकरों की राजधानी इंदौर पर भी अंग्रेज़ों ने नियंत्रण कर लिया था। नागपुर में भोसलों की सत्ता समाप्त कर दी गई। सिंधिया ने समझदारी दिखाकर अंग्रेज़ों से संधि कर ली और अपनी रियासत बचा ली। पर अब वे स्वतंत्र शासक नहीं थे, वे ब्रिटिश के अधीन जागीरदार बन चुके थे। मराठों की शान और शौकत, युद्ध कला और आत्मगौरव सब अब इतिहास बनने लगे थे। ब्रिटिश झंडा भारत की भूमि पर सर्वोपरि हो चुका था। अंग्रेज़ों ने सत्ता हथियाने के लिए 3 प्रमुख तरीके अपनाए। पहला, दरबारों में फूट डालना। दूसरा, सैन्य बल और आधुनिक हथियारों से हमला करना। तीसरा, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करके स्वराज्य को समाप्त करना। मराठों की असली हार एकता की कमी के कारण हुई। पेशवा की सत्ता के अंत के साथ ही भारत में ब्रिटिश राज की नींव पूरी तरह जम गई। अब कंपनी ने पूरे देश को अपने हिसाब से बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने न्याय, पुलिस, टैक्स और शिक्षा सब तक अपने नियंत्रण में ले लिया। भारतीयों को गुलामी का युग शुरू होते दिखा और यह सब शुरू हुआ एक व्यापार कंपनी से, जो धीरे धीरे देश की मालकिन बन गई। अगले 140 में और विस्तार। पुणे
जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का केंद्र था, अब अंग्रेज़ी हुकूमत का एक ज़िला बन चुका था। शनिवार वाड़ा, जहाँ कभी पेशवाओं की सभा लगती थी, अब वीरान हो चला था। नाना फडणवीस जैसे चतुर मंत्री नहीं रहे थे और बाजीराव द्वितीय जैसे कमज़ोर नेतृत्वकर्ताओं ने मराठा भाग्य को डुबो दिया था। मराठा साम्राज्य, जिसने लगभग पूरा भारत एक छत्र किया था, अब अंग्रेज़ों की नज़रों में एक बाधा मात्र था। अंग्रेज़ों ने मराठों को बार बार अलग अलग मोर्चों पर हराया, जिससे उनका सामूहिक बल टूटने लगा। सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़, ये सब कभी एक झंडे के नीचे थे, अब एक दूसरे पर संदेह करने लगे थे। अंग्रेज़ों ने इस दरार का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने कूटनीति से पहले भरोसा जीता, फिर संधि करवाई, फिर उन्हीं संधियों के विरुद्ध चाल चली। अंग्रेज़ों की नीति थी, पहले मित्र बनो, फिर रक्षक और अंत में मालिक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज़ों ने मराठों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पुणे, सतारा, इंदौर, नागपुर, ग्वालियर सभी स्थान अब अंग्रेजी सत्ता के अधीन हो गए थे। मराठों की सेनाएं बिखर गई, उनके सरदार आत्मसमर्पण करने लगे। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे मराठों के तोपखाने, किले और सैन्य छावनियाँ अपने कब्जे में लेना शुरू कर दी। उन्होंने स्थानीय राजाओं को पेंशन देकर उनकी शक्ति छीन ली। सतारा के छत्रपति को केवल प्रतीकात्मक दर्जा दिया गया, असली सत्ता अब कंपनी के हाथ में थी। भारत में यह पहला मौका था जब एक विदेशी ताकत ने इतने बड़े भूभाग पर बिना ताज के राज शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों का शासन अब केवल तलवार से नहीं, बल्कि कानून, टैक्स प्रणाली और नौकरशाही से भी चलने लगा। उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली लागू की, जिससे आने वाली पीढ़ी अंग्रेज़ों की भाषा और विचारधारा में ढलने लगी। मराठा संस्कृति को जानबूझकर कमज़ोर कर दिया गया, उनके ग्रंथालय जला दिए गए और राजाओं की दरबार संस्कृति नष्ट कर दी गई। मराठों की हार अब एक बड़ा कारण उनका ये भी था कि वे आधुनिक हथियारों और युद्ध नीति में पीछे रह गए थे। अंग्रेज़ों की फौजें बेहतर तोपें, बंदूकें और यूरोपीय युद्ध अभ्यास इसका इस्तेमाल करती थी। मराठों की सेना में भले ही बहादुरी थी, लेकिन रणनीति में वे पिछड़ने लगे थे। उनकी छावनियाँ पुरानी शैली की थी, जबकि अंग्रेज़ों ने किलों के चारों ओर खाइयाँ और तोपें लगा दी थी। अंग्रेज़ों ने रेलवे, डाक, तार जैसी सुविधाएं शुरू की ताकि प्रशासन चुस्त और दुरुस्त हो। मराठा सरदार इन बदलावों को समझ नहीं सके और खुद को पुराने ढांचे में ही सीमित रखते चले गए। पेशवाओं के अंतिम वर्षों में उनके मंत्रिमंडल में भी गुटबाजी बढ़ती गई। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद कोई भी कुशल कूटनीतिज्ञ नहीं बचा। रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव, इनके आपसी कलहों ने दरबार की नींव कमज़ोर कर दी थी। अंग्रेज़ों ने इस राजनीतिक अस्थिरता को अवसर में बदला। अंग्रेज़ों ने मराठों से केवल युद्ध में नहीं, बल्कि प्रशासनिक कौशल में भी बाजी मार ली। उन्होंने टैक्स प्रणाली को व्यवस्थित किया, जिससे आम जनता में उनका प्रभाव बढ़ा। मराठों के जमादार, सरदार, वतनदार अपने ही क्षेत्रों में मनमानी करने लगे थे। जनता टैक्स से परेशान थी, जबकि अंग्रेज़ों ने स्थायी बंदोबस्त जैसी प्रणाली से एक नई व्यवस्था लागू की। अंग्रेज़ों की अदालतें भी स्थापित हो गई, जिससे लोग न्याय की उम्मीद रखने लगे। ये सब धीरे धीरे लोगों के मन में अंग्रेज़ों की वैधता को बढ़ाने लगा। मराठों के पास ताकत थी, पर विश्वास नहीं। जनता में डर था, पर समर्थन नहीं। अंग्रेज़ों के पास सत्ता का हर पक्ष, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक एकत्र हो गया था, और मराठों का साम्राज्य केवल इतिहास की किताबों में सीमित हो गया। 1818 के बाद मराठा शक्ति पूरी तरह समाप्त मानी गई। अंग्रेज़ों ने बाद में 1857 के विद्रोह का सामना किया, पर तब तक मराठा शक्ति निस्तेज हो चुकी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भले ही भोसले वंश की थी, पर उनका विद्रोह स्थानीय स्तर पर ही सीमित रहा। अंग्रेज़ों को न डर था पेशवाओं से, न होलकर से, क्योंकि वे या तो पेंशन भोगी बन चुके थे या अधीनस्थ। भारत में अब एक संगठित स्वतंत्र सत्ता नहीं बची थी जो अंग्रेज़ों को चुनौती दे सके। अंग्रेज़ों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी गोद नीति से मराठा जैसे अन्य राजाओं की रियासतें भी हड़पनी शुरू कर दी थी। अब कोई ऐसा राजा नहीं बचा जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे स्वाभिमान रखता हो। मराठा साम्राज्य की हार केवल एक सत्ता की हार नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक पतन था। जिस साम्राज्य ने दिल्ली के सिंहासन को हिला दिया था, वो अब खुद अस्तित्व के लिए तरस रहा था। अंग्रेज़ों ने उनकी हर नींव को तोड़ा, युद्ध से, दिमाग से और वक्त से। उन्होंने नए कानून बनाए, मराठों की ज़मीनें जब्त की और प्रशासनिक ढांचा बदल दिया। अंग्रेज़ों की फौज अब सतारा के किलों में थी और पेशवा का राजदंड लंदन के संग्रहालय में। पुणे के रास्ते अब अंग्रेज़ अफसरों की बग्गियां दौड़ने लगी थी। शनिवार वाड़ा में अब मराठा शेरों की नहीं, अंग्रेज़ी हुक्मरानों की गूंज थी। धीरे धीरे लोगों की सोच बदली, अब गुलामी को ही स्थायी मान लिया गया। मराठों की परंपराएं उपहास बनने लगी और अंग्रेज़ों की सभ्यता आदर्श ठहरने लगी। शिक्षा प्रणाली में संस्कृत, मराठी, फारसी की जगह अंग्रेज़ी थोप दी गई। अब अंग्रेज़ी बोलना ही सभ्य होने की निशानी बन गई। मराठों की लोक कथाएँ, वीरता की गाथाएँ केवल लोकगीतों में रह गई।
नई पीढ़ियां उन इतिहासों से अनजान होने लगी। एक युग समाप्त हो चुका था जिसका आरंभ सिंहगढ़ के गर्जन से हुआ, अंत अब सन्नाटे से हुआ। यह कहानी केवल युद्धों की नहीं, एक सभ्यता के संघर्ष की भी थी। अंग्रेज़ों ने बंदूकों से अधिक चालाकी से भारत को जीता और मराठे जो शेरों की तरह लड़े, साजिशों में उलझकर ढेर हो गए। यदि वे संगठित रहते तो इतिहास कुछ और हो सकता था। यदि नाना फडणवीस जैसे नेता बाद में भी होते तो अंग्रेज़ों की राह आसान नहीं होती। परंतु दुर्भाग्यवश स्वार्थ, ईर्ष्या और समय की मार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य केवल एक स्मृति बन गया। ब्रिटिश हुकूमत ने उस स्मृति को मिटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इतिहास को पलटा गया। स्कूलों में अंग्रेज़ों की विजय गाथा पढ़ाई गई और मराठों को असंगठित, अराजक और पुराने ज़माने का बताया गया। परंतु हकीकत ये थी कि भारत की सबसे शक्तिशाली स्वदेशी शक्ति को एक व्यापारिक कंपनी ने हराया था, न कि कोई सम्राट, कोई राजा। ये एक युग परिवर्तन था, बंद दरवाज़ों के भीतर हुए निर्णयों से होने वाला परिवर्तन। भारत में अब रानी विक्टोरिया का शासन घोषित हो चुका था। 1858 में जब कंपनी का शासन समाप्त हुआ, तब तक मराठा तो केवल इतिहास के पात्र बन चुके थे। पुणे, नागपुर, इंदौर सब अंग्रेज़ी प्रांतों में तब्दील हो चुके थे। लोगों को अब छत्रपति नहीं, कलेक्टर से डर लगने लगा था। ये परिवर्तन केवल सत्ता का नहीं था, ये आत्मा का क्षरण था। अंग्रेज़ों ने जो छीना वो केवल राजमहल में नहीं था, वो था स्वाभिमान। और मराठों की कथा ये सिखाती है कि संगठित न हो तो सिंह भी हार जाते हैं।